Hello everyone, I am your educator Arpita Pal and I am here with a new lesson in the comprehensive course on protected areas of India through maps. This course will be beneficial for your prelims 2020, 2021 and 2022. In this lesson today, we will be dealing with the biosphere reserves of India. In the previous lessons, we have dealt with the national parks, tiger reserves and wildlife sanctuaries of India. I hope you have gone through the previous lectures as well. But before beginning, I have an important announcement for you all. You can subscribe to our YouTube channel Arpita Sharma Classes for daily the Hindu news analysis and analysis of important international organizations, daily MCQs for your prelims preparation, polity classes, economics classes and economics MCQ classes. You can press the bell icon and never miss an update. Also, Arpita Sharma ma'am is taking Live Plus courses on Unacademy Plus. You can use the code SHARMA20 to get 10% discounts and reap the benefits. Arpita Sharma ma'am will be starting a new course on medieval and ancient Indian history, which will be beneficial for UPSC 2020 and 2021. This course will be beneficial for the students of history optional as well, and will be starting from 13 July and has started from 6 July as well. So let's begin. Now, biosphere reserves of India. See, previously we have dealt with the national parks and wildlife sanctuaries and tiger reserves. इससे पहले जो हमने लेसन्स कवर किए थे उसमें नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनके बारे में बात की थी और उनका हमने डिफरेंस भी देखा था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं. तो हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि आप एरिया के हिसाब से उनको नहीं बांट सकते कि अगर बड़ा होगा तो नेशनल पार्क होगा या छोटा होगा तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा, ऐसा नहीं है. कंजर्वेशन स्टेटस या फिर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कितनी हैं, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि नेशनल पार्क होगा या बायोस्फीयर रिजर्व होगा या टाइगर रिजर्व होगा. ऐसे अगर बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व्स फ्लोरा, फौना, ट्राइब्स, वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि एक स्पीशी को ही कंजर्व करना है या एक पर्टिकुलर स्पीशी पर ही ध्यान देना है, सिर्फ उसी को प्रोटेक्ट करना है, वो एंडेंजर्ड है उसी पर ध्यान देना है, ऐसा नहीं है. बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो ये कंजर्व करते हैं वहाँ के फ्लोरा को, फौना को, वहाँ पर जो ट्राइब्स रह रही हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ट्राइबल एरिया है तो कहीं उनकी कल्चरल राइट्स जो हैं वो हार्म ना हो जाएं. प्लस उनके एजुकेशन का क्या होगा, वहाँ पर किस तरह से डेवलपमेंट होगा, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स. ओके, नाउ अब अगर IUCN कैटेगरी की बात करें तो दे आर पुट इन द कैटेगरी 5 ऑफ IUCN. बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, अपेंडिक्स आप देख सकते हैं. तो बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं IUCN की जिसमें उन्होंने नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स को डाला हुआ है. ऐसे अगर कैटेगरी 5 की बात करें तो कैटेगरी 5 में बायोस्फीयर रिजर्व्स को डाला है. कैटेगरी 2 में नेशनल पार्क्स आते हैं और कैटेगरी 4 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं. अब ये किस तरह से डाला हुआ है या फिर क्या रीज़न है या फिर क्या एलिजिबिलिटी थी कि भाई बायोस्फीयर रिजर्व 5th कैटेगरी में ही आएंगे. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं जिनको फुलफिल करके किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व को डाला जाता है. यहाँ पर अगर रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं नेशनल पार्क में, फिर होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और फिर होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में. रिस्ट्रिक्शंस इन द सेंस कि नेशनल पार्क में ईजीली रोम नहीं कर सकते आप, या वहाँ पर आप स्पीशीज़ को हार्म नहीं कर सकते, वहाँ जाके आप गंदगी नहीं फैला सकते क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्पीशी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उनका एरिया है, वो उनका घर है. हमारे घर में ऐसे कोई आएगा और गंदा करेगा तो हमें कैसा लगेगा. सेम चीज़ है नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या रिजर्व्स के साथ भी कि हम वहाँ पर जाकर उनकी जो जगह है या उनके जो हैबिटेशन है उसको हम ख़राब नहीं कर सकते, इसलिए हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी जाती हैं ह्यूमन इंटरवेंशन के लिए. सो अगर लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन की बात करें, नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उससे कम होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में उससे भी कम होते हैं. नाउ बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं उनको अपने आप में 3 जोन्स में बांटा गया है. बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देमसेल्व्स कैटेगराइज्ड इनटू 3 zones. ओके, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन जोन. व्हाट इज द कोर जोन? कोर जोन इज द वन वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड. कोर जोन में क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है. कोर आप समझ लो ना, एकदम सेंट्रल पार्ट होता है, कोर होता है, यहाँ पर जो फ्लैगशिप स्पीशीज है वो रहती हैं और इसीलिए यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती. सेकेंड इज द बफर जोन. इन बफर जोन टूरिज्म एंड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स इज समवट अलाउड. बफर जोन में या अगर आप कोर जोन के बाहर निकलेंगे वहाँ पर टूरिज्म और थोड़ा सा जो एनिमल्स है उनकी ग्रेजिंग कराई जा सकती है, वो अलाउड है. ट्रांजिशन जोन की अगर बात करें तो यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट इज़ अलाउड. जैसे ट्राइबल्स या ट्राइब्स की हमने बात की कि बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं वो रहते हैं, नेचुरली आप उनको वहाँ से निकाल तो नहीं सकते कि भाई ये हमने एरिया रिजर्व कर दिया तो आप कहीं और जाके रहिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. इसीलिए ट्रांजिशन जोन में क्या होता है कि यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड होता है.
So 3 zones are core, buffer and transition zone. Core zone, no human activity is allowed. Buffer zone, tourism and grazing is allowed. And in transition zone, human settlement is allowed or tribes are allowed to reside there. अगर नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बात करें तो नेशनली रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर 18 इन द कंट्री. अगर हम नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बात करें, इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है विच आर नेशनली रिकॉग्नाइज्ड. वर्ल्ड रिकॉग्निशन जो है, जो यूनेस्को के थ्रू किया गया है, वो 11 को, इन 18 में से 11 को यूनेस्को रिकॉग्नाइज करते हैं. इंटरनेशनली इन 18 में से 11 रिकॉग्नाइज है, 7 रिकॉग्नाइज नहीं है. Also, Man and Biosphere program has been started, which includes the development and conservation of biosphere reserves as well. Now, Intergovernment Scientific Program was started in 1971 by UNESCO. ये ईयर ज़रूर याद रखिएगा, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए. So please remember that an Intergovernment Scientific Program was started in 1971 by UNESCO. Now, there are various states of India which do not have any biosphere reserve. ऐसे बहुत सारे states हैं. अब क्योंकि हमने 18 रिजर्व्स की बात की, ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट में बायोस्फीयर रिजर्व हो ही, या ये भी हो सकता है कि किसी एक स्टेट में 2 या 2 से ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व्स हों. तो कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं इंडिया में जहाँ पर एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है. जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है. झारखंड, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, नो बायोस्फीयर रिजर्व. एंड महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, नो बायोस्फीयर रिजर्व इन दीज एरियाज और दीज स्टेट्स. डू रिमेंबर द नेम्स. हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव अ बायोस्फीयर रिजर्व. सो प्लीज रिमेंबर इट. फर्स्टली टॉकिंग अबाउट द वेरियस बायोस्फीयर रिजर्व. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, हमने फर्स्ट लेसन में ही जब इस कोर्स में शुरू किया था, तो हमने फर्स्ट लेसन में ही जो लास्ट स्लाइड थी उसमें मैंने आपको बताया था कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और नेशनल पार्क्स इंक्लूडेड हैं. तो इसीलिए ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक तीनों स्टेट्स को कवर करता है. यहाँ के डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क्स, बहुत सारे टाइगर रिजर्व वो हैं यहाँ पर इंक्लूडेड हैं. सो इट कवर्स और इट इज इंक्लूडेड इन 3 स्टेट्स, Tamil Nadu, Karnataka and Kerala. Also, it is situated along the Western Ghats and Nilgiri Hills. Now, famous species found here are lion-tailed macaque. We have already seen the photo. Lion-tailed macaque बहुत famous है. Please इसको याद रखना, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशी है. एंड नीलगिरी ताहर. अब नीलगिरी ताहर तो याद ही रहेगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी ताहर यही मिलेगा. So, lion-tailed macaque and नीलगिरी ताहर both are in the endangered category of IUCN. नेक्स्ट इज द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व. ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं. गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क भी हमने डिस्कस किया है. ऐसे ही गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है विच इज लोकेटेड अलॉन्ग द कोरोमंडल कोस्ट रीजन. कोरोमंडल कोस्ट जो रीजन है, आप लोगों ने अगर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स पढ़े होंगे, कोस्टल रीजन्स पढ़े होंगे, तो आपने वहाँ देखा होगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में डिवीजन किया हुआ होता है. जैसे कोरोमंडल कोस्ट, कोंकण कोस्ट, इस तरह से डिवीजन किया हुआ होता है. उसमें से जब आप साउथ की तरफ आते हैं, आपको कोरोमंडल कोस्ट रीजन मिलता है, और कोरोमंडल कोस्ट रीजन में आपको गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है. यहाँ पर ही अगर आप देखें तो इंडिया को श्रीलंका से कनेक्ट करते हुए एडम्स ब्रिज आपको दिखेगा, राम सेतु, विच इज़ वेरी फेमस. इट इज़ लोकेटेड ऑन मन्नार आइलैंड्स. एंड दुगोंग और सी काउ इज अ फेमस स्पीशी फाउंड हियर. Next is the Pachmadi Biosphere Reserve. Pachmadi, as the name suggests, is located in Madhya Pradesh. So Pachmadi Biosphere Reserve is located in Madhya Pradesh, या Pachmadi Biosphere Reserve मध्य प्रदेश में लोकेटेड है. और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें डिफरेंट सैंक्चुरीज और डिफरेंट नेशनल पार्क्स इंक्लूडेड हैं, जैसे बोरी सैंक्चुरी, पचमढ़ी सैंक्चुरी एंड सतपुरा नेशनल पार्क. अब देखो, बायोस्फीयर रिजर्व है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व नहीं हो सकते. किसी भी एरिया में, चाहे वो नेशनल पार्क हो या कोई एक पर्टिकुलर रिजर्व हो, एलिफेंट रिजर्व हो, टाइगर रिजर्व हो, वहाँ पर 2-3 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज या नेशनल पार्क को मिलाकर भी एक बड़ा एरिया बनाया जा सकता है, एक बड़ा रिजर्व बनाया जा सकता है, जहाँ पर ये हम लोगों को कंजर्व करना हो कि बहुत सारी स्पीशीज़ को कंजर्व करना हो, एक पर्टिकुलर स्पीशी पे नहीं, हमें ज़्यादा स्पीशीज़ पे ध्यान देना हो. तो वहाँ पर जैसे बोरी सैंक्चुरी आ गई, यहाँ पर पचमढ़ी सैंक्चुरी, सतपुरा नेशनल पार्क, यहाँ पर हमें उन सबको इंक्लूड करके हमने बायोस्फीयर रिजर्व या पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया. It is located along Mahadev Hills and the highest peak of MP is located in this biosphere reserve, which is धूपगढ़. ये आपके यूपीएससी में तो आई डोंट थिंक कि पूछा जाएगा, बट स्टेट सर्विसेज में पूछा जा सकता है. जैसे अगर आप एमपीपीएससी दें या आरपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, वहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो हाईएस्ट पीक्स होती है ना स्टेट्स की, वो पूछा जा सकता है. जैसे अगर आप आरपीएससी की बात करें, वहाँ तारागढ़ या गुरु शिखर पूछा जा सकता है कहाँ पर है.
ऐसे ही एमपी में पूछा जा सकता है कि धूपगढ़ कहाँ लोकेटेड है। सो अगर आपको स्टेट सर्विसेज के एग्जाम देने हैं तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो ज़रूर याद रखिएगा। देन अचानकमल अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। अचानकमल अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व इज ऑल्सो लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। अमरकंटक इज द फेमस रेंज और माउंटेन रेंज जहाँ से एक फेमस रिवर भी निकलती है। आपको बताना है कि अमरकंटक कौन सी रिवर का ओरिजिन पॉइंट है। डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन द रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक। नाउ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है अचानकमल अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व में कि यू हैव टू रिमेंबर यहाँ पे जो 3 रिवर्स हैं वो एक ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म करती हैं या रेडियल ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म करती हैं। द 3 रिवर्स आर नर्मदा, जोहिला एंड सोन। नाउ ड्रेनेज पैटर्न्स क्या होते हैं? इफ़ यू हैव रेड क्लास 9th NCERT, क्लास 9th NCERT की ज्योग्राफी में आपको 3rd चैप्टर मिलेगा, 3rd या 4th चैप्टर मिलेगा ड्रेनेज। वहाँ पर आप देखिए आपको ड्रेनेज पैटर्न्स बताए गए हैं। ड्रेनेज पैटर्न्स का मतलब है कि एक रिवर है वो जब फ्लो कर रही है तो कौन कौन से अलग अलग वो फॉर्म्स ले सकती है या कौन कौन से पाथ वो ले सकती है जिससे वो फ्लो करेगी, वो ड्रेनेज पैटर्न बताते हैं। फॉर एग्जांपल डेंड्राइटिक ड्रेनेज। अब डेंड्राइटिक ड्रेनेज, इफ़ यू हैव रेड क्लास 10th बायोलॉजी, आप लोगों ने वहाँ पे न्यूरॉन्स पढ़े होंगे। न्यूरॉन्स में देखिए डेंड्रॉन्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। उसी तरह से न्यूरॉन्स की तरह से अगर आप इसको याद रखें तो ये यहाँ जो मेन स्ट्रीम है वो मेन स्ट्रीम से उसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं और वो डेंड्राइट्स फॉर्म करती हैं, इसलिए इसको डेंड्राइटिक ड्रेनेज कहा गया है। ऐसे ही अगर आप ट्रेली ड्रेनेज की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रिवर है वो राइट एंगल्स पे मिलती है अपने ट्रिब्यूटरीज से। सी यहाँ पर राइट एंगल्स पे रिवर अपने ट्रिब्यूटरीज से मिलती है और यहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट रॉक का कॉम्बिनेशन होता है। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज, यहाँ पे सारी हार्ड रॉक्स होती हैं, वहाँ पर रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम होता है। और रेडियल ड्रेनेज जो कि हम अचानकमल अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व में देखते हैं, रेडियल ड्रेनेज में क्या होता है, सपोज एक सेंट्रल अपलिफ्ट है, वहाँ से रिवर जो है वो एक, या आप ऐसे कहते हैं एक सेंट्रल माउंट से जो रिवर है वो नीचे की तरफ फ्लो करती है, तो वो एक रेडियल ड्रेनेज फॉर्म करते हैं। जब एक सेंटर पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शंस में रिवर फ्लो कर रही है या वो अलग अलग डायरेक्शंस दे रही है, देन इट इज नोन एज रेडियल ड्रेनेज। सो रिवाइजिंग वंस अगेन, डेंड्राइटिक ड्रेनेज इज वन इन विच द रिवर or its tributaries or the river and its tributaries form a dendrite pattern or a neuron sort of pattern, that is the dendritic drainage। या फिर it you can also say that it resembles the branches of a tree। ट्री की जो branches हैं उनको resemble करता है dendritic drainage। whereas in trellis drainage the river and its tributaries meet at right angles। rectangular drainage basically takes place at hard rocks, and radial drainage is one in which there is a central mound and river flows into different directions from that central uplift। So in Achanakmala Amarkantak Biosphere Reserve we can witness a radial drainage pattern formed by Narmada, Johila and Son rivers। Now Cold Desert Biosphere Reserve, it is in Pin Valley National Park, or we can also say that Pin Valley National Park, Kibber Wildlife Sanctuary form a part of the Cold Desert Biosphere Reserve। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि कभी कभी बायोस्फीयर रिजर्व्स में ही आपको नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी मिल जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में आपको पिन वैली नेशनल पार्क और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेक है विच इज़ द चंद्रताल लेक, एंड एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस विच कैन बी सीन हेयर इज सरचू। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस। अब पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, ये आपको कॉमेंट बॉक्स में मैंशन करना है। वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद पिन वैली नेशनल पार्क, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और बहुत ईजी है पता लगाना। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, नाम से ही पता चल रहा है कि कौन से स्टेट में होगा, बट फिर भी यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स वेयर कैन वी फाइंड और वेयर इज पिन वैली नेशनल पार्क एंड किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। नेक्स्ट इज दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। So Dihang Dibang Biosphere Reserve, Assam, and also Moling National Park and Dibang Wildlife Sanctuary form a part of this biosphere reserve. An important species found here is Mishmi takin, which has endangered status as per IUCN, and Asiatic black bear, which is of vulnerable category. Dihang Dibang Biosphere Reserve, इसी में आप मोलिंग नेशनल पार्क और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देख सकते हैं, वो यहाँ पर लाई करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इसका एक निमोनिक बनाया था मंक करके। इफ़ यू रिमेंबर, हम लोगों ने जब नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स पढ़े थे तो हमने मंक करके एक निमोनिक बनाया था। सो यू हैव टू मेंशन व्हाट इज और व्हाट डज दैट निमोनिक मीन। मंक हमने क्यों बनाया था, कौन कौन सा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व उस निमोनिक में कवर हो रहे थे, डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। An important species, Mishmi takin, endangered status, and Asiatic black bear, which is of vulnerable category, are found here. See, this is the Mishmi takin of endangered category.
देन मयूरभंज मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व की अगर बात करें, ये है तो एलिफेंट रिजर्व, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे बाकी जो स्पीशीज़ हैं या फिर बाकी एनिमल्स आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। एलिफेंट रिजर्व है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर वहाँ पे कंजर्वेशन होता है वो एलिफेंट्स का होता है, बट यहाँ पर और दूसरे स्पीशीज़ भी आपको मिलते हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ दिस एलिफेंट रिजर्व and Barepani waterfalls. Please remember this. This is very important. Barepani waterfalls are a part of this or can be found in this elephant reserve or Mayurbhanj reserve. It also includes Simlipal tiger reserves, Hadgar wildlife sanctuary and Kuldiha wildlife sanctuary. Now, if you have read the previous lessons or if you have learned about something about the national parks and wildlife sanctuaries, in the previous lesson we have dealt with the north and south or the northernmost and southernmost wildlife sanctuary. Now you have to mention in the comment section, out of Hadgar and Kuldiha wildlife sanctuary, which sanctuary lies in the northern part of Odisha or in northern Odisha. Do mention in the comment section Hadgar wildlife sanctuary और Kuldiha wildlife sanctuary में से कौन सी wildlife sanctuary है जो आपको northern part में मिलेगी ओडिशा के. Please mention in the comment section. An important species found here is मगर crocodile. हम लोगों ने देखा था ना, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिल रहा था, मगर क्रोकोडाइल मिल रहा था, भीतरकनिका नेशनल पार्क में हमने देखा था, वहाँ पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिल रहा था। ऐसे यहाँ पर आपको मगर क्रोकोडाइल मिलेगा जिनकी जिनका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। देन अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व लाइज इन केरला एंड तमिलनाडु। तो ये बेसिकली बॉर्डर पे है अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व केरला और तमिलनाडु के। एंड द वेरियस सिटीज़, अगर आप चाहें तो इनको याद रख सकते हैं, हो सकता है कभी एग्जाम में आ जाए, सो प्लीज़ इफ पॉसिबल डू रिमेंबर द नेम्स. दे लाई एट द और दिस बायोस्फीयर रिजर्व लाइज एट द बॉर्डर ऑफ पथानमथिट्टा, कोलम, थिरुवन इन केरला. सो दीज 3 places आर इन केरला. पथानमथिट्टा, सी अगर आपको ये जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं ना या बड़े बड़े जो आपको सिटीज़ या फिर डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है वो याद नहीं हो तो आप इनको ना ब्रेक कर लिया करो. कैसे? पथाना या पथनम थिट्टा, ऐसे याद रख लो, पथनम थिट्टा, तो आपको इजीली याद रहेगा. क्योंकि जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी संगम हिस्ट्री में आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो याद करना डिफिकल्ट होगा. तो जब भी ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स मिले, क्योंकि नॉर्थ इंडियंस के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है इन वर्ड्स को याद रखना, सेम गोज विद साउथ इंडियंस व्हेन दे लर्न अबाउट नॉर्थ इंडिया. सो अगर ऐसा हो ना तो आप इनको वर्ड्स को ब्रेक कर लिया करो. जैसे पथनम थिट्टा ऐसे याद रख लो, पथनम थिट्टा याद रहेगा. देन कोल्लम एंड थिरुवन केरला, वेयर एज Tirunelveli and Kanyakumari in Tamil Nadu. So these are the major areas which are covered under the Agastyamalai Biosphere Reserve. So we will again revise some the Biosphere Reserve which we have dealt till now with. See, Biosphere Reserve 3 zones में डिवाइड होते हैं. कोर बफर ट्रांजिशन, ऐसे याद रखना, कोर बफर CVT में डिवाइड होते हैं, तो कोर बफर ट्रांजिशन जोन होता है. उसके बाद इंडिया में 18 इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं विच आर नेशनली रिकॉग्नाइज्ड. वर्ल्ड रिकॉग्निशन जो यूनेस्को से मिला है दैट इज ऑफ 11. मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है यूनेस्को से शुरू किया गया था, और एक इंटर गवर्नमेंट साइंटिफिक प्रोग्राम जो था वो शुरू किया गया था 1971 में. कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पर आपको एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं मिलता है. फॉर एग्जाम्पल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा. इसको अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो इसको ऐसे याद रख लो कि कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको नहीं मिलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व. NMTM कैसे? नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम. ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो. या फिर ऐसे याद रख लो नमामि, NAMAMI, तो नमामि से भी आपको याद आ जाएगा. और एक त्रिपुरा है ही, सो NAMAMI नमामि हो गया. नमामि टी, त्रिपुरा से याद रख लेना. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स याद हो गए कहाँ पर नहीं है. देन झारखंड, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, यहाँ पर आपको एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं मिलता. देन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व देखे हैं जो इसका पार्ट एक है या फिर एक पार्ट है इस बायोस्फीयर रिजर्व का. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्पीशी मिलती है विच इज लायन टेल मकाक ऑफ एंडेंजर्ड कैटेगरी. गल्फ ऑफ मन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीशी है दुगोंग और सी काउ. पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व लाइज इन मध्य प्रदेश. यहाँ पर हाईएस्ट पीक जो है MP की वो आपको मिलती है धूपगढ़, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट सर्विसेज एग्जाम एंड दे आर लोकेटेड ऑन और इट इज लोकेटेड ऑन महादेव हिल्स. अचानकमल अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे 3 रिवर्स हैं जो कि रेडियल पैटर्न फॉर्म करती हैं विच इज नर्मदा, जोहिला एंड सोन. कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी या नेशनल पार्क आपको मिल सकते हैं, पिन वैली एंड किब्बर. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेक मिलती है चंद्रताल एंड टूरिस्ट प्लेसेस तर्चू. Dehang Dibang Biosphere Reserve, Mishmi-Takin is an important species found here which is of endangered category. Mayurbhanj Elephant Reserve, vulnerable category का मगर क्रोकोडाइल आपको मिलता है. एंड अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व जो कि केरला और तमिलनाडु दोनों स्टेट के बॉर्डर पे लाई करता है.
So I hope you have enjoyed the lesson. Do like the lesson and subscribe to our channel. Thank you.